everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो DIP की, दैट इज़ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। जैसा कि लास्ट क्लास मैंने कल आपको फर्स्ट क्लास DIP की भेजी थी, जिसमें आपको मैंने बताया था कि जो आपके इंपॉर्टेंट MCQs है, बिकॉज आपके AKTU ने पैटर्न चेंज कर दिया। पहले थ्योरी पेपर आता था, उसके बाद अब इन्होंने MCQ फॉर्म में कर दिया। तो MCQ फॉर्म में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, आपको बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। अगर आपको सही आंसर पता है तभी आप उसको अटेम्प्ट करें तो बेटर है, अदरवाइज़ तो नंबर आपका कट ही होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो चीज़ सोच के आपको कल एक लेक्चर दिया था, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चंस कराए थे यूनिट 1 के। ओके, इसमें मैंने टॉपिक वाइज भी आपको बताया था कि जिसमें हमने 2 या 3 टॉपिक्स कवर अप कर भी लिए थे। तो प्लीज़ उसको जाके एक बार देख लो अगर नहीं देखा अभी तक। और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आज जो DIP का लेक्चर है, दैट इज़ लेक्चर 2। ओके, लेक्चर 1 में हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 25 क्वेश्चंस कर लिए। एज आई सेड कि मैं DIP के भी आपको सारे यूनिट के क्वेश्चंस दूंगी, एंड प्लस फिर डेटा कंप्रेशन के भी दूंगी, NCER के भी दूंगी। अगर इसके अलावा आपको कोई और सब्जेक्ट के चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, सो दैट आई विल प्रोवाइड यू दैट ऑल्सो। यूनिट 1 के ऑलरेडी हमने 25 क्वेश्चन कर लिए, 26 क्वेश्चन से करेंगे। देखो बेटा, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप सारी चीज़ें पढ़ सको। ओके, सो बट फोकस्ड ऑन दैट जो आपके लिए नेसेसरी है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो MCQs को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आई थिंक दैट इज़ वेल एंड गुड, बिकॉज थ्योरी आपसे पूछी नहीं जाएगी। थ्योरी आप पढ़ भी लोगे पर आपको नहीं पता कि किस फॉर्म में वो क्वेश्चन आता है, क्योंकि कुछ बच्चों को नॉलेज होती है चीज़ों की, मगर उनको फॉर्मेशन नहीं पता होता, उनको ये नहीं पता होता है कि हाउ दे प्रिडिक्ट द क्वेश्चन। सो उसके अकॉर्डिंग भी बच्चे नहीं कर पाते, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते उसको। ठीक है, तो इसलिए ये रीज़न है जो मैं MCQ फॉर्म में आपको करा रही हूँ, विद हैविंग अ रीजंस कि क्यों ये हमारा आंसर सही है। So please go through with all this. Okay, moving on with the question number 26 that we have is, how is question number 26, how is sampling being done when an image is generated by a single sensing element combined with mechanical motion? Okay, सैम्पलिंग कैसे डन की जाती है अगर कोई एक इमेज जनरेट कर रहा है एक सिंगल सेंसिंग एलिमेंट से, जो कि कंबाइंड हो रहा है मैकेनिकल मोशन के थ्रू। तो क्या है उसका आंसर होगा द नंबर ऑफ मैकेनिकल इंक्रीमेंट्स when the sensor is activated to collect the data। जितने ज़्यादा आपके मैकेनिकल इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ना, ओके, इंक्रीज करना। ओके, सो जितने आपके मैकेनिकल इंक्रीमेंट्स होते रहेंगे, जितना आपका मैकेनिकल नंबर ऑफ मैकेनिकल बढ़ता रहेगा, वहाँ पे वो जो सेंसर है जो कि एक्टिवेट हुआ है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, वो उस डेटा को कलेक्ट कर लेगा। ओके, सो दिस इज़ द नंबर ऑफ मैकेनिकल इंक्रीमेंट व्हेन द सेंसर इज एक्टिवेटेड टू द कलेक्ट द डेटा। The reason for this answer is why this is so, when an image is generated by a single sensing element along with the mechanical motion के साथ अगर वो कलेक्ट कर रहा है डेटा को, the output data is quantized by dividing the gray level scale into many discrete levels. However, sampling is done by selecting the number of individual mechanical increment recorded at which we activate the sensor to collect the data. That's what I had said you before. Okay, and what about grade level scale that I had explained you in the last class? So go through with the first lecture also. आज second lecture है तो as such कुछ इतना नहीं छूटा आपका, but if you collect all the data at once और अगर आप लिख रहे हो तो that is benefited for you कि आप उसको last time पे रिवाइज कर सकते हो, because आप go through करना पड़ेगा। एक बार go through करने के बाद आप एक वीडियो को नहीं कर सकते, उस चीज़ों को इतना रिमेंबर नहीं कर सकते, because I am giving you the answer as well as the reason also. So I don't think so it is possible for everyone. So go through with the written matter only. Questions लिखो, आंसर्स लिखो, no need to write reasons, because ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, तो कि आप भी देख सको कि क्या एक्सप्लेनेशन है इसका, बट अदरवाइज यू कैन राइट इट डाउन ऑफ कोर्स MCQs as with answer. Okay, moving on with the next question, that is question number 27. So yes, 27 question क्या है, how do sampling get accomplished with a sensing strip being used to the image acquisition? तो हमें बताया गया है कि जो सैम्पलिंग कैसे अकम्प्लिश्ड होती है सेंसिंग स्ट्रिप के थ्रू जब हमारा इमेज एक्विजिशन यूज़ होता है। इमेज एक्विजिशन के बारे में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको स्टेप्स लास्ट क्लास में बताया था। तो स्टेप्स जो हमारे इमेज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं, तो उसका फर्स्ट स्टेप ही होता है इमेज एक्विजिशन। द नंबर ऑफ द सेंसर्स इन द स्ट्रिप एस्टैब्लिश द सैम्पलिंग लिमिटेशंस in the one image direction and the mechanical motion in the other direction.
तो बेसिकली एक डायरेक्शन में आपका इमेज डायरेक्शन होता है जो कि सैम्पलिंग लिमिट कर देता है, एंड सेकेंड इज़ योर मैकेनिकल मोशन जो कि दूसरा अदर डायरेक्शन होता है। इसका रीज़न की बात करते हैं, सो व्हेन द सेंसिंग स्ट्रिप इज़ यूज्ड टू द नंबर ऑफ सेंसर इन द स्ट्रिप defines the sampling limitation in one direction। sampling limitation एक डायरेक्शन में दिखाता है और एक डायरेक्शन में मैकेनिकल मोशन जो होता है वो दूसरे डायरेक्शन में होता है। ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 28। how is sampling accomplished when a sensing array is used to image acquisition। so basically sampling accomplished कब होता है, जब आपका sensing array यूज हो रहा है image acquisition में, and the answer is your the number of sensors in the sensing array defines the limits of sampling in both direction। so जो हमारा लिमिट करता है, जो सैम्पलिंग हमारा एक डायरेक्शन में, जैसे कि मैंने बताया सैम्पलिंग आपका एक लिमिट करता है, दूसरे डायरेक्शन में आपका मैकेनिकल मोशन होता है। सो दैट द नंबर ऑफ सेंसर्स इन द सेंसिंग अरे, सेंसिंग एरे में जितना भी नंबर ऑफ आपके सेंसर्स होते हैं दैट डिफाइन, वो बताते हैं आपको लिमिट ऑफ सैम्पलिंग की, लिमिट कहाँ पे और कितनी है सैम्पलिंग की इन द बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, चाहे वो मैकेनिकल मोशन के बारे में हो, even though that the limitation of sampling, okay, in the same direction of the sampling। moving on with the next question that we have is, before moving on with the next question that we have to go through with the reasons when we use sensing array for an image acquisition, then of course there is no motions, and so only the number of sensors in the array defines the limits of sampling in the both direction, and the output of the sensor is quantized by directly the gray level scale into many discrete levels। okay, so these were the things that you have to know very well। moving on with the next question that we have your question number 29, and here you can see that in the question number 29, the question number 29 is the quality of digital image, quality जो digital image की होती है is well determined by the number of samples to the discrete gray level। okay, so quality of digital image जो होती है वो determine किसके थ्रू की जाती है, number of samples के and discrete gray levels के। The quality of the digital image is determined mostly by the number of samples and the discrete gray level used in sampling and quantization। sampling और quantization में जो use होती हैं, that is the quality of the digital image that is determined by the number of samples and the discrete gray levels। okay, that you have to remember। moving on with the next point, that heading is image quantization। image quantization के अंदर जितने भी questions आते हैं that we have to discuss। so yes, of course, for the image quantization, that the question first and the question for the DIP unit 1 30th question, a continuous image is digitized at dash point। तो हमारा जो continuous sampling होता है वो digitize कब होता है, that is in the sampling point। okay, the sampling point are ordered in the plane and their relations are great। okay, वो एक sampling जो point का होता है एक ordered plane में होता है and that relation of a grid। next question, that is question number 31, the transition between the continuous value of the image function and its digital equivalent is called quantization। so basically जो transition आपका होता है continuous value में and the image function, that is the digitally equivalent to the quantization। the transition between the continuous value of an image function and the digital equivalent is called quantization। moving on with the next question, that we have your question number 32, images quantized with insufficient brightness level will lead to the occurrence। so basically जो आपका image quantized होता है वो insufficient brightness level जो आपके होते हैं वो क्या occurrence लाते हैं, that is the false contour लाते हैं। इसका reason क्या है, the effect arises when the number brightness level is lower when the human eye can distinguish। okay, सो जो इसका होता है इफेक्ट होता है नंबर ऑफ ब्राइटनेस लेवल का, वो कम हो जाता है जो कि ह्यूमन आई जो है वो डिस्टिंग्विश करती है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। एंड मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, क्वेश्चन नंबर 33। For the question number 33, the smallest discernible change in the intensity level is called dash। so जो smallest discernible change होता है intensity level का वो क्या होता है, that is intensity resolution। क्योंकि intensity की ही बात की जा रही है तो obvious सी बात है intensity resolution। and the reason for this is number of bits used to quantized intensity of an image is called intensity resolution। जो number of आपके bits use किए जाते हैं quantized intensity के लिए image की, तो उसी को हम intensity resolution भी बोलते हैं। I define
knowing the each and every term, you can write it down from here also, and you can write it down as MCQs also. If you don't know the definitions, you can write it down directly from here. Okay, so इससे ये होगा MCQs भी आपको प्रिपेयर हो रहे हैं as well as आपका definition जो short definitions है जो कि MCQs के फॉर्म में आ सकते हैं, that also prepared vice versa. Okay, next is your 34 question. What is the tool used in the tasks such as zooming, shrinking and rotating etc. तो कौन सा टूल यूज़ किया जाता है, कौन सा ऐसा टास्क है जो यूज़ किया जाता है जूमिंग के लिए, जूम करने के लिए, श्रिंकिंग के लिए एंड रोटेटिंग के लिए. रोटेट करना हो तो भी आप किस टास्क का यूज़ करते हैं, किस टूल्स का यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं. इंटरपोलेशन इज़ द बेसिक टूल. ये इंटरपोलेशन जो है बेसिक टूल है आपका, दैट इज़ यूज फॉर जूमिंग, दैट इज़ यूज फॉर श्रिंकिंग एंड दैट इज़ यूज फॉर रोटेटिंग एक्सेट्रा. ओके, moving on with the next question that we have is your question number 35, that is the type of interpolation where for each new location the intensity of the immediate pixel is assigned dash. दैट इज़ अगर इंटरपोलेशन की बात करते हैं, जो कौन सा ऐसा इंटरपोलेशन का टाइप है जो कि आपका लोकेशन इंटेंसिटी को न्यू लोकेशन इंटेंसिटी बताता है एंड इमीडिएट पिक्सल असाइन करता है, दैट इज़ द नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन. इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन इज अ टाइप ऑफ इंटरपोलेशन दैट इज़ यूज. द रीज़न फॉर दिस ऑफ द टाइप ऑफ interpolation that is your nearest neighbor it is called as the nearest neighbor interpolation since for each new location the intensity of the next neighboring pixel is assigned. Basically nearest neighbor interpolation हम इसलिए भी उसे कहते हैं क्योंकि हर एक न्यू लोकेशन को असाइन करता है एज वेल एज जो उसकी इंटेंसिटी होती है दूसरे नेबरिंग आपके पिक्सल की वो भी वो असाइन करता है. ओके, इसीलिए इसे आपका नियरेस्ट नेबर interpolation कहते हैं. Moving on with the next question, that is the question number 36. The type of interpolation where the intensity of the four neighboring pixel is used to obtain the intensity a new location is called. So basically इन्होंने बोला वही सेम पैटर्न है क्वेश्चन का कि कौन सा ऐसा टाइप ऑफ इंटरपोलेशन है जो कि इंटेंसिटी को 4 नेबर्स, अभी तक हमने जो लास्ट अभी क्वेश्चन बोला था वो न्यू लोकेशन की बात की थी, यहाँ पे बात की है 4 नेबर पिक्सल्स जो होते हैं वो कौन आपका इंटेंसिटी उसका बताता है न्यू लोकेशन का, दैट इज़ ऑल्सो नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन. क्योंकि चाहे आपका बगल वाला नेबर हो, लाइक फॉर एग्जांपल एक ये पॉइंट है, इसके बगल वाला नेबर हो चाहे इसके 4 नेबर्स हो, ओके, सबका कौन बताएगा, सबका काम एक ही होता है, दैट इज नेबर नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन. इसका काम ही है अपने नेबर्स के इंटरपोलेशन न्यू लोकेशन को असाइन करना, बताना, इसकी इंटेंसिटी को बताना. तो ऑब्वियस सी बात है यही बताता है. ओके, एंड फॉर द बिलिनियर इंटरपोलेशन की बात करते हैं, इज वेयर द 4 नेबर पिक्सल इज यूज्ड टू एस्टिमेट द इंटेंसिटी फॉर अ न्यू लोकेशन. अगर 4 आता तो नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन के ही अंदर, पर इसके अंदर भी जो सब आपका पार्ट है दैट इज बिलिनियर इंटरपोलेशन जो कि आपका 4 नेबर का जो लोकेशन है वो बताता है. ओके, moving on with the next question, that is question number 37. Dynamic range of imaging system is a ratio where the upper limit is determined by. तो अगर हम डायनेमिक रेंज की बात करें इमेजिंग सिस्टम के, जो कि रेशियो अपर लिमिट का डिटरमाइन करता है, एंड दैट आंसर इज सैचुरेशन. Answer is saturation and the reason for this is saturation is taken as numerator. Saturation जो है वो आपका numerator लेता है, जो आपका taken वो लेता है, आपका जो numerator लेता है. Saturation is that process. Moving on with the next question, that we have your 38 question. So while talking about question number 38, that is quantitatively spatial resolution cannot be represented in which of the following ways. आपको बोला गया है क्वांटिटेटिवली अब बात करते हैं तो स्पाशियल रेजोल्यूशन जो है वो कब रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज में. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शंस यू हैव इज ऑप्शन ए इज लाइन पेयर्स. ओके,
So the line, first option is line pure, B is pixels and dot, and C is none of the above. So in all the cases अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो आपका है वो none of these होगा आंसर, क्योंकि क्वान्टिटेटिवली अगर हम बात करते हैं तो स्पाशियल रेजोल्यूशंस में उन्होंने पूछा है कौन नहीं है, ओके कौन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है लाइन प्योर्स एंड पिक्सल्स एंड डॉट ये तीनों ही आपके क्वान्टिटेटिवली स्पाशियल रेजोल्यूशंस में होते हैं, तो कैन नॉट में तो नन ऑफ दीज होगा, ओके। एंड द रीजन फॉर दिस इज ऑल द ऑप्शंस कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्पाशियल रेजोल्यूशन, स्पाशियल रेजोल्यूशन को यूज करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव योर क्वेश्चन, फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक image sensing and acquisition. Image sensing and acquisition is the next topic of unit 1 that we have to discuss. Question is 39, that the most familiar single sensor used for image acquisition is, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन फैमिलियर आपका सिंगल सेंसर इमेज एक्विजिशन में जो यूज़ होता है दैट इज़ फोटो डायोड। फोटो डायोड जो है वो आपका सिंगल सेंसर है इमेज एक्विजिशन में जो कि यूज्ड होता है एंड बहुत ज़्यादा फैमिलियर भी है। फोटो डायोड क्या होता है? फोटो डायोड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सिंगल सेंसर मूड बाय मेड अप ऑफ सिलिकॉन मटेरियल। जो ये सिंगल आपका फोटो डायोड होता है ये आपका सिलिकॉन मटेरियल से बना होता है। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 40, a geometry consisting of in time arrangement of sensors for image acquisition, that is sensor strip. Sensor strip होता है, that is sensor strip are very common next to the single sensor and used in line arrangement. तो ये कब यूज़ होता है? in line arrangement के लिए यूज़ होता है and ये आपका most common के बाद जो है वो आपका in line arrangement यूज़ होता है, ओके। मोस्ट कॉमन जो आपका है जो कि फोटो डायोड है उसके बाद जो आपका यूज़ होता है दैट इज़ योर सेंसर स्ट्रिप। Moving on to the next question that we have is, your CAT is imaging standards for. So जो CAT है उसका imaging जो stand होता है वो किस चीज़ पे stand होता है? That is computerized axial tomography. Okay, computerized, C stands for computerized, A stands for axial, and T stands for tomography. This stands for. The reason for this is, industrial computerized axial tomography is based on the image acquisition using the sensor strip. Okay, moving on with the next question, that is the question number 42. The sections of the real plan spanned by the coordinate of an image is called. हमारा जो sections of real plan होता है जो span करता है आपका coordinate का image का, that is what it is known as, that is spatial domain. Spatial domain, the sections of the real plane spanned by the coordinates of an image is called spatial domain, with the x and y coordinates referred to as spatial coordinate. x y coordinate के साथ वो represent किया जाता है and that domain is known as spatial domain and the coordinates are known as spatial coordinates. Moving on with the next question that we have, your question number 40. Moving on with the next question that we have, your question number 43. The difference in intensity between the highest and the lowest intensity level is an image. So basically जो difference होता है आपका lower highest and lower intensity level में, वो किसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं contrast कहते हैं, जो कि आपका lower और highest and lower intensity का जो difference होता है that is known as contrast. Contrast is the measure of the difference in the intensity between the highest and the lowest intensity level of an image. Okay, moving on with the next question, that is your question number 44. Dash is the effect caused by the use of an insufficient number of intensity levels is a smooth area of a digital image. That answer is false contouring. Why false contouring is the answer? That it is called so because the ridges resembles the contours of a map. So it basically ridges that resembles to the contours of a maps, and that is false contouring is the right answer for this question. Moving on with the next question, that is question number 45. The process of using known data to estimate the values at unknown location is called interpolation. जो प्रोसेस होता है हमारा नोन डेटा का वो एस्टिमेट करता है वैल्यू को जो कि अननोन लोकेशंस को होते हैं, एंड दैट आर नोन एज इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन के बारे में मैं लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ एंड लास्ट क्लासेस में भी बता चुकी हूँ, लास्ट क्वेश्चंस में भी बता चुकी हूँ. सो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट विद द रीजन. So the reason is interpolation is the process used to estimate the unknown locations. It applies to all the image resembling method.
Moving on to the next question, that is question number 46. Which of the following is not an application of image multiplication? Image multiplication का कौन नहीं है application? The option A is shading correction, B is masking, and C is pixelation. And the answer is pixelation, because pixelation deals with the enlargement of pixel. So pixelation जो होता है वो आपका enlargement of pixels को deal करता है, ना कि आपका application है एक image multiplication का. Okay, moving on with the next question that we have, your question number 47. The procedures done on a digital image to alter the values of its individual pixel, and the answer is single pixel operation. क्योंकि एक अलग डिफरेंट इंडिविजुअल पिक्सल्स को वो डील करता है, उसकी वैल्यूज़ को डील करता है उसके डिजिटल इमेज को, इसीलिए उसे सिंगल पिक्सल ऑपरेशन बोलते हैं. एंड द रीज़न फॉर दिस इज इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, दैट इज TS, ऑफ द फॉर्म S equals to T2, where Z is, this is Z, okay, where Z is the intensity. Okay, T is a representation है, and that is the Z is the intensity. Moving on with the next question that we have. The question number 48 is, in geometric spatial transformation point whose locations are known precisely is input, in input and references image. So कौन सा input के precisely लिया गया है references image on a geometrical space transformation, and the answer is tie points. Tie points also called control points. Tie point को हम control point भी कहते हैं, तो please remember that tie point is also known as a control point. Are points, these are the control points, are the points whose locations are known precisely in input and references image. तो उनका location बहुत precisely input दिया जाता है, as well as for the references image. Moving on with the next topic that we have to discuss in the unit 1, and that is your relationships between pixels. Relationships between pixels के topic के अंदर जो भी questions हैं वो हम आज discuss करने वाले हैं. And the first question for this, and the question unit for unit 1 is 49. In four neighbors of pixel P, how far are each of the neighbors located from P? और बोला गया है एक फोर नेबर्स का पिक्सल है जो कि P है आपका, जिसके पास आपको बोला गया हाउ फार ईच ऑफ द नेबर, हर एक जो नेबर है वो आपका P से कहाँ पे लोकेट कर रहा होगा, एंड दैट इज़ 1 पिक्सल अपार्ट. एक एक पिक्सल अपार्ट पे वो लोकेट कर रहा होगा. ईच पिक्सल इज़ अ यूनिट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम अ पिक्सल P. हर एक जो होगा वो यूनिट डिस्टेंस पे होगा. ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50. Question number 50 is, if S is a subset of pixel P and Q and are said to be dash if they exist a path between them consisting of the pixel entirely in S, and the answer is connected. Pixel P and Q are said to be connected if they are exist in a path between the consisting of pixel entirely in S. and non-connected भी हो सकता था, but here it is connected, that's why it exists between the consisting of the pixels entirely in the S. Next question, that is question number 51. If B is the subset of pixel, we call R as region and of the image. If R is connected set, then R is called the region of the image. जो R है उसे हम region of the image बोलते हैं actually. Next, moving on with the next question, that is question number 52, and that is, two regions are said to be dash if their union forms a connected set. अगर उनका union एक connected set बनाता है तो वो क्या होगा, that is adjacent, and the reason for this is the region are said to be adjacent to each other. तो adjacent होंगे तभी वो union बना पाएंगे. Okay, moving on with the next question, that we have your question number 53. And the question 53 is, if an image contains k disjoint regions, what does the union of all the region represent? तो हम उसे क्या कहेंगे, and that is foreground, because the union of all the region is called foreground. जो union होता है सारे region की अगर हम बात करें तो उसे हम foreground कहते हैं, and it is complement is called background. इसका complement की अगर बात करते हैं तो that is background. Foreground and background. Foreground मतलब जो आगे वाला, and background is the backward. Next question, that is question number 54, that for a region R, the sets of the points are adjacent to the complement of R is called, complement of R होना चाहिए और adjacent भी होना चाहिए set of point के, that is boundary, borders and contour. Boundary, borders and contour, these are the things, the words boundary, border and contour mean the same set में है. ओके, सर मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सेट में ऑब्वियस सी बात है बाउंड्री भी होता है, बॉर्डर एंड कंट्रोल तीनों चीज़ें होती हैं. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर
55, the distance between the pixels P and Q. The pixels have a distance less than or equals to the same value of the radius centered at x, y is called Euclidean distance. इन्हें क्या कहते हैं? Euclidean distance. This is important. Write it down. Okay, this is important, and the reason for this is Euclidean distance is measured using a radius from a defined center. एक defined center से ये measure किया जाता है, and that is the distance is known as Euclidean distance. Moving on with the next question that we have. Next question is 56, that is the distance between the pixels P and Q. The pixels have the distance less than or equals to the sum value of radius from a diamond centered at x, y is called diamond centered बनेगा, and that is city block distance. City block distance is the right answer, and for this the formation of the diamond is measured by the city block distance. तो जो formation होता है diamond का वो हम measure किससे करते हैं? City block distance से. That is the right answer. And moving on with the next question, that is question number 57. The distance between the pixel P and Q. The pixels have a distance less than or equals to the sum value of radius for a square centered. यहाँ पे diamond centered था, यहाँ पे square centered है. ओके, एट एक्स, वाई इज कॉल्ड स्क्वायर सेंटर्स की जब बात की जाएगी तब वो क्या होगा? दैट इज चेस ब्रॉड डिस्टेंस. चेस ब्रॉड डिस्टेंस उसका आंसर है. रीजन फॉर दिस इज डिस्टेंस मेजर्ड बाय द फॉर्मिंग अ स्क्वायर अराउंड द सेंटर इज कॉल्ड चेस बोर्ड डिस्टेंस. ओके, उसे हम चेस बोर्ड डिस्टेंस बोलते हैं. ओके, अगर डायमंड का बना है दैट इज city block distance, and if it is a square then we can say that chessboard distance. Moving on with the next question that we have, your question number 58. The 58th question is, which of the following is not a type of adjacency. Adjacency का type नहीं है. Option A है 4 adjacency, B is M adjacency and C is none of these. Because अगर मैं बात करती हूँ तो ये दोनों ही adjacency के type हैं, and the answer is none of these. And the reason for this is all the mentioned adjacencies is a type of valid. It is valid, ये adjacency के type हैं, तो इसलिए the answer है that none of these. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 1 के डिस्कस करने वाले, दैट इज़ योर कलर मॉडल. कलर मॉडल के क्वेश्चंस करेंगे. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 59. कलर मॉडल इज़ ऑल्सो नेम्ड एज अनदर नेम. हम कलर मॉडल को दूसरे नाम से क्या कहते हैं? दैट इज़ कलर स्पेस एंड कलर सिस्टम. कलर मॉडल को हम क्या कहते हैं? कलर स्पेस कहते हैं एंड कलर सिस्टम कहते हैं. फॉर द रीज़न फॉर दिस इज द कलर मॉडल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कलर स्पेस एंड द कलर सिस्टम. It is purposely to facilitate the specification of color in some standard generally accepted way. Okay, so this is generally accepted. अगर वो आपसे कलर मॉडल से बात कर रहे हैं, वर्ड यूज़ कर रहे हैं, या फिर कलर स्पेस यूज़ कर रहे हैं, या फिर कलर सिस्टम, दैट सेम मीनिंग द सेम. ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव योर क्वेश्चन नंबर 60. For the question number 60, what do you mean by the term pixel depth? Pixel depth से आप क्या जानते हो? And the answer is, it is the number of bits used to present each pixel in RGB space. RGB space में जो हम pixel को represent करते हैं, use करते हैं that number of bits को, that is known as the pixel. Image are represented in the RGB color model consist of the 3 component image, one for each primary color. When fed into the RGB monitor, these 3 images combined on the phosphor screen, and to reproduce the composite colors image, the number of bit used to represent each pixel in RGB space is called the pixel depth. Moving on with the next question that we have, your question number 61 and the last question for the session also. How many bit RGB color image is represented by full color image? So basically हम कितने RGB bit में color image represent करते हैं? जो full color image होता है that is 24 bit RGB color image. RGB color image के 24 bit जो है वो used होता है, and the reason for this is the term full color image is used often to denote a 24-bit RGB color image. The total number of color is a 24-bit. RGB color image is 2 base 8 in power of 3. इसको solve करेंगे. The answer you will get is 16777 Okay, this will be the right answer for the solution of this. Okay, so आज क्लास हम इतना ही, जिसमें हमने 61 क्वेश्चंस किए हैं. प्लीज़ अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ डू like and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once. And please like, share and
as well as I said, thank you. Hope you enjoyed this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.